अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर जब मार्शल लॉ लग जाते हैं तो उसके बाद जो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपनी मर्ज़ी से जो दिल आता है करता है, और हमारी पार्लिमान हो या सुप्रीम कोर्ट हो 8वीं तरमीम या 17वीं तरमीम की शक्ल में उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब उस बेंच का हिस्सा थे। जनरल मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जो तरमीम करना चाहते हैं वो भी कर लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी जमहूरी आइनी कानूनी तरीके से काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हमारी पार्लिमान भी ऐसे काम करती रही और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार करती रही। पूरी तारीख़ में मार्शल लॉ को मोहर लगाने का जितना काम है सारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अफसोसनाक पहलू है। जिन जजेस को रुकावट बनना चाहिए था वो हिस्सादार बनते थे, फैसिलिटेटर, सहूलतकारी करते थे उस मार्शल लॉ को लीगलाइज़ करने के लिए। कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा बैठ के ऐसी कोई कानूनी शिक लिखता था और उसके ऊपर मोहर जो थी पहले सुप्रीम कोर्ट लगाती थी, बाद में जब पार्लियामेंट मार्ज़ वजूद में आती थी तो उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे देती थी उस सारे काम को। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से, एक्ट के हवाले से जब समाज चल रही है तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ने उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। मैं आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाइए। ये जो रैशनल जो है, हमारे रैशनल और रीज़न और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out of the window. We should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. Is half a country today because of these acts. फ़ायज़ ईसा ये जो कह रहे हैं ना कि 269, 270, 270, 270 AA, बुनियादी तौर पर ये वो आइन के अंदर चीज़ें हैं जो डाली गई एक आमिर के किए हुए काम को रेगुलराइज़ करने के लिए, आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। कह क्या रहे हैं फ़ायज़ ईसा साहब? वो कहते हैं कि जब एक आमिर अपने बूटों के नीचे आइन और कानून को रौंद डालता है तो सारा कुछ होने के बाद हमारी पार्लिमान उसको मोहर लगा देती है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी सुप्रीम कोर्ट उससे पहले ये काम करती है, पूरी सहूलतकारी करती है, उसको एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार की राह दिखा देती है कि ये रास्ता है, बाद में इसको 8वीं या 17वीं तरमीम में जाके आप रेगुलराइज़ कर लेना, तब तक आप जो मर्ज़ी करते रहो। इस चीज़ से बचना पड़ेगा और उसके लिए रोल सियासतदानों को भी अदा करना है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अदा करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं 184(3) की आड़ में जो आइन और कानून से मावरा समझे जाते हैं और हैं भी, जैसे 63A की जो वोटों वाली नई एक तारीफ़ कर दी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उसने पाकिस्तान में सियासी बहरान को गहरा करने में और एक खाई में गिराने में जो रोल अदा किया है वो भी शायद तारीख़ में कभी माफ़ ना किया जा सके। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर भी बात की है, दिखाइएगा। 84(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त के चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है। इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ। 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। अगर हमने गलती की, हमें दुरुस्त करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं। फ़ायज़ ईसा साहब जो बातें कह रहे हैं और उनके साथी जजेस सवाल सही उठा रहे हैं। अब बुनियादी नुक्ता यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो बनाया गया है उसकी मांग क्या, उसकी ज़रूरत थी? दोनों बातें दुरुस्त हैं कि ज़रूरत थी। क्या मौजूदा पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कामों के अंदर मुदाखलत कर सकती है? कर सकती थी अगर उसके पास आइनी तरमीम का इख्तियार होता। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 55 क्लॉज है, वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ये जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो बनाने में बाइख्तियार है। या तो आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको अमेंड करना था, अगर आप नहीं कर सकते, आपने एक्ट बनाया है तो अब सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है या तो फुल कोर्ट बना के वो अपने प्रोसीजर्स को उसी लॉ के मुताबिक खुद से कर लें, क्योंकि बज़ाहिर मेरे ख्याल में ये कन्फ्लिक्टिंग किस्म की अमेंडमेंट है जो हमारे आइन की एक शिक के साथ टकराती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद के ऊपर है, चाहे तो उसको मान ले या खुद से फुल कोर्ट बनाकर उन प्रोसीजर्स को अमेंड कर दे। पाकिस्तानी सियासी मामलात की तरफ आते हैं और आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शख्सियत हैं उनसे जानने की कि सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। हमारी कभी सुप्रीम कोर्ट हावी हो जाती है, कभी हमारे यहाँ
कोई आर्मी चीफ हावी हो जाता है, लेकिन सियासतदान को जो किरदार अदा करना है क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप अभी अभी लंदन से नवाज़ शरीफ से मिल के आ रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि 21 को उनका आने का इरादा पुख्ता है या अभी भी वो हवा का रुख देख रहे हैं कि फ़ायज़ ईसा कानून के साथ क्या करेंगे, पिंडी से हवाएं ठंडी आ रही हैं कि गर्म आ रही हैं, अभी उसके इंतज़ार में? नहीं, मेरी मुलाकात पिछले मंगल को हुई थी, एक हफ़्ता हो गया। इस बात पर डिस्कशन नहीं हुई कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जमात कह चुकी है कि 21 को आएंगे, तो 21 को ही आएंगे। आपकी डिस्कशन किस बात पे? हमारी मुल्क की सियासत पर, मुल्क के हालात पर ज़्यादा डिस्कशन। क्या हालात डिस्कस किया आप? हर बात तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन यही कि मजमूई तौर पर मुल्क के हालात के, उनका हल क्या है, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो आपने हल डिस्कस किया। मैंने जो उनको एम्फसाइज़ किया कि जब भी काजी साहब बात कर रहे थे कि मियाँ साहब की जिम्मेदारी बाकियों से ज़्यादा है, क्योंकि वो इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। इस साल 40 साल उनको मुल्क की सियासत में हो गए, जो किसी और शख्स को नसीब नहीं हुए। मुल्क की उम्र 76 साल है, तो आधे से ज़्यादा अरसा उन्होंने आला तरीन ओहदों पर इस मुल्क में गुजारा है, और उनसे बेहतर सियासत कोई नहीं समझता। तो मेरा एम्फेसिस यही था कि आज आपका एक किरदार है जो आपको अदा करना है। तो क्या कहते हैं? उन्होंने बात बड़ी गौर संजीदगी से सुनी, अब फैसला जो भी वो करेंगे। मैंने उसको यही कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इकट्ठे बैठकर मसाइल का हल किया जाए, वरना और कोई रास्ता नहीं है। इकट्ठे से मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो बड़े सियासी रहनुमा और जुडिशरी एक ग्रैंड डायलॉग करें। ग्रैंड डायलॉग नहीं, ये रास्ता तलाश करें। रास्ता तलाश करें, डायलॉग नहीं कि बात करके घर चले जाएंगे, नहीं। आप रास्ता बनाकर कि हमने मुल्क कैसे चलाना है। पहले तो इतराफ़ करें कि हमारा मुल्क बहुत मुश्किल में है, इसके लोग तकलीफ़ में हैं, वहाँ से आगे चलें। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल जो आपकी ओपिनियन थी, मैं उससे थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ। आपका ख्याल है कि ये 5 से 7 लोग हैं, जी बिल्कुल, जिनको पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना है। उसमें से एक नवाज शरीफ है, दूसरे पीपल्स पार्टी के साथ है, एक आर्मी चीफ है और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और आखिरी अगर मैं 5वां शामिल करूँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। जी, अब मौलाना साहब को भी शामिल कर लें। मौलाना साहब की ये 5 बंदों को बैठ के 5-6 लोग हैं जी। तो इनको बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बचाना है और लोगों की ज़िंदगी में आसानी करनी है, करनी है। तो नवाज शरीफ इज़ विलिंग टू सिट विद और टॉक टू इमरान खान। मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उनको मशवरा दिया कि आप बैठे? जी, मैंने मशवरा दिया कि आप सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आप किसी को बाहर रखेंगे तो फिर हल नहीं। इंक्लूडिंग इमरान। ये मेरी राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी को बाहर रखेंगे फिर वो हल नहीं होगा। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, इंक्लूसिव होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं होगा तो वो मुल्क आगे बढ़ाने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के जो बाकी 2 बड़ों का आपने नाम लिया है, जिसमें आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी है, इनको भी ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। जी, सबका वहाँ होना ज़रूरी है, और सबको बड़ी नेक नीयती से और मुल्क के मसाइल हल करने के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी की अभी अपनी ज़ाती सियासी हैसियत इज़ पार्ट ऑफ PMLN और न्यू पोलिटिकल पार्टी। जी देखिए, मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा, बहुत जगह कह चुका हूँ कि मैं अगर जो आज के हालात हैं, इस तरह हम इलेक्शन में जा रहे हैं, मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं। आप इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि बहरहाल ये फैसला हम हल्के के लोग हैं, हल्के के अवाम करते हैं, लेकिन मैं इसमें इलेक्शन लेने के हक़ में नहीं हूँ। आपने बात नवाज शरीफ को बता दी? जी, मैंने पहले ही बता दी थी, फिर और वो उन्होंने क्या कहा आपको कि ठीक है गो हेड? नहीं, उन्होंने बात सुनी है, लेकिन ये तो फैसला मेरा है कि इलेक्शन में हिस्सा लूँ या ना लूँ। लेकिन आपने एक और बात भी कही कि मरियम नवाज शरीफ आपकी लीडर नहीं है। नहीं, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, मेरे लीडर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है। पार्टी के सदर ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे लीडर 35 साल से नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज भी नहीं है? नहीं, मरियम नवाज भी नहीं है। शहबाज शरीफ के साथ आपने काम करना क्यों पसंद किया? क्यों पसंद किया? जब आपके लीडर ही नहीं। नहीं, मैंने काबीना ज्वाइन नहीं की। इसीलिए नहीं ज्वाइन की कि आपको पसंद नहीं? जी नहीं, पसंद की बात नहीं होती, एक लीडरशिप का मेयार है, मेरा ख्याल है उस पर मियाँ साहब उतरते हैं। उस पर मियाँ साहब, जब तक मियाँ साहब जमात में है वही लीडर हैं। और अब अगर वो शहबाज शरीफ साहब के लीडर वही हैं। अब अगर वो अपनी साहबजादी को वो सौंपते हैं इक़्तिदार वाली वो जो छड़ी है, बैटन ऑफ कमांड, तो फिर आपके लिए तो जगह नहीं है फिर पार्टी? जी, फिर हमारे लिए जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथी हैं, हमें ग्रेसफुली फिर इस मामले से अलहदा हो जाना। जी, हो जाना चाहिए। ये आपने उनको आगाह कर दिया? नहीं, मैंने तो जो बात की है वो ये की है कि अगर हम आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे
तो फिर इलेक्शन बेमकसद है, उस इलेक्शन में हिस्सा लेने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। मैं तो आपकी पहले ज़ाती सियासी हैसियत समझना चाहता हूँ। यू आर नो मोर पार्ट ऑफ PMLN नाउ? नहीं, मैं देखिए, मैं पार्ट ऑफ PMLN, मैं जमात में हूँ, लेकिन मैंने बता दिया उनको कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता इन हालात में। और आपकी जो नई सियासी लेकिन ये फिर भी ये इसका जो फैसला हतमी फैसला है मेरे हल्के के अवाम ही करेंगे, उसके बाद आप जो एक खिड़की खुली रखते हैं, सियासतदान वाला जो तरीकाकार है ना, खिड़की खुली रखी हुई है। नहीं, क्योंकि मैं कोई हतमी बात आपके सामने करने से कासिर आज इसलिए हूँ कि मैंने वो मुशावरत अपने हल्के के लोगों से नहीं की जो मुझे करनी चाहिए। लेकिन आर यू गोइंग फॉर ए न्यू पोलिटिकल पार्टी आर नॉट? पोलिटिकल वो बात की बातें हैं। मैंने पहले कहा कि पोलिटिकल पार्टी की जगह बिल्कुल मौजूद है, मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ, क्योंकि अगर ये तमाम सियासी जमातें जो आज मुल्की हैं पिछले 3 साल के अंदर सब इक़्तिदार देख चुकी हैं, उन्होंने किसी ऐसी सलाहियत का मुजाहरा नहीं किया कि मुल्क के मसाइल हल कर सकती हैं, लेकिन एक किसी ऐसी लीडरशिप का मुजाहरा नहीं किया। उसमें तो आपकी अपनी बात भी शामिल है जी, मैं कह रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ, 3 साल में हर जमात शामिल है। आपको आज अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान को इन हालात में मुश्किलात का शिकार करने में आपकी जमात ने कलीदी रोल पिछले 1.5 साल में अदा किया। अगर कॉन्फिडेंस के बाद इक़्तिदार की बजाय इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं तो शायद पाकिस्तान इतनी गहरी खाई में ना गिरता जिस खाई में हम गिरे हुए। मैं कलीदी से इत्तेफाक नहीं करूँगा, बहरहाल सबका किरदार है। यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं तो सबसे पहले इतराफ़ करता हूँ ना, हम सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। हमें अगर कोई ना होता तो आज मुल्क यहाँ पे इस तकलीफ में ना होता। हम सब आप समेत सब शामिल हैं। अभी नहीं, मैं कैसे शामिल हूँ? मैं तो इन चीज़ों का आप कहते थे कि आप शहबाज शरीफ की मुखालफत क्यों करते हो? शहबाज शरीफ से मेरी कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, लेकिन वो तर्ज सियासत है जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से डील करके सिर्फ इमरान को धक्का मारने की खातर अपनी जगह बना रहे थे। उससे मुल्क के साथ जो कुछ हो गया मर्जी, आप लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। वो एक बहस हो सकती है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमें अदम एतमाद के बाद हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। बहरहाल मेरी जमात ने फैसला किया, मैं उस फैसले में शामिल हूँ। लेकिन आज नवाज शरीफ उस फैसले पे आज ज़रूरत है, तो नवाज शरीफ भी जिम्मेदार हुए। नहीं, उनकी मर्जी पर तो फैसला नहीं हो सकता ना, हम सब जिम्मेदार हैं। अब जो बात यह है कि हमें आगे को देखना है, और आगे को अगर हम ना देख पाएँ तो वो इलेक्शन कुछ भी नहीं देगा, मजीद आपको इंतशार देगा। सर लेकिन एक सवाल है मेरा, नवाज शरीफ ने 81 में जनरल जिलानी खान से अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर जनरल ज़ियाउल हक के ये दोनों भाई जो थे वो ऐसे होते थे कि जैसे उनको अपने रूहानी वालिद वाली हैसियत ही कह लें कि उनको सियासत में वो हैसियत देते थे, अपने बड़े की हैसियत देते थे जनरल ज़िया को। फिर इनका पूरा सफ़र ऐसे ही रहा। फिर 90s में जब इनकी हुकूमतें बनी तो एक जर्नैल से लड़ाई, अगले से सुलह, जिससे लड़ाई हुई उसने हुकूमत गिरा दी, जिससे सुलह हुई उसने हुकूमत दिला दी। ये सिलसिला रुका नहीं है कभी। मुशर्रफ ने इनको टेक ओवर के बाद गिराया था, जनरल कियानी ने इनकी राह हमवार 2013 में की थी। जनरल बाजवा को इन्होंने अपने हाथों से लगाया, उन्होंने इनका केस जब इनके खिलाफ हो रहा था तो अब ये उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। अब वाले चीफ के साथ दोबारा उनकी मोहब्बत है। ये नवाज शरीफ की पूरी सियासी तारीख ही है, पूरी सियासी तारीख ही है। ये लंबी बहस है, इस पर आप बेशक प्रोग्राम कर दें, एक एक हिस्से को देख लें कि 85 से 88 तक क्या हुआ, 88 से 90 तक क्या हुआ। ये मैं सब तारीख का गवाह हूँ, तो मैं बहुत से मामला जानता हूँ। IGI की क्रिएशन जो थी वो उस वक्त तो ये थी ना, मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था, तो IGI क्रिएट की। मैं ये कह रहा हूँ, लंबी कहानी है। हाँ, लंबी। किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, ये किताब लिख देनी। मैं इसलिए एक ट्रूथ कमीशन का कायल हूँ। इस मुल्क ट्रूथ कमीशन बना तो मैं पहला आदमी के सामने पेश हो जाऊंगा। आपसे पहले तो नवाज शरीफ को पेश होना चाहिए, जो IGI के ज़माने से गवाही दें कि क्या हुआ था। सब आ जाएं, सब आ जाएं। देखिए, जनरल असद दुरानी का और जनरल बेग का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर भी दिया, आपकी हुकूमत ने। सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है ना, सुप्रीम कोर्ट तो खुद शामिल है। आप उनसे फैसले करवा रहे जो खुद शामिल है, खुद शामिल। आज वो खुद कह भी रहे चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने कहा, लेकिन शायद आगे चल के उनको भी मुश्किलात इन इशूज़ के ऊपर पेश आए। जैसे असद दुरानी और जनरल बेग वाला दोनों हयात हैं, वो केस अभी सामने है। IGI की क्रिएशन वाला ही है ना, मेहरान बैंक की वो फंडिंग वाला है जिसके ऊपर जनरल दुरानी साहब ने एफिडेविट भी दिया हुआ है। असगर खान केस को दोबारा पूछ लें बुला के कि क्या पेशरफ्त हुई है। फिर ये 2014 का धरने का पूछ लें, फैज़ाबाद धरने का पूछ लें, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। किस बात का पूछेंगे? आपकी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी पूछने में। कभी तो फैसला करना है, रास्ता कर ले, फिर आप मुल्क बंद कर दे और ये पूछना शुरू कर दे, फिर रास्ता आगे कैसे मिलेगा? इंटरफेरेंस रुकेगी तो रास्ता आगे मिलेगा। इसका रास्ता पूरी दुनिया ने यही देखा है कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना देते हैं, हक़ाइक़ वहाँ पे आ जाते हैं, ये अदालतों में फैसले नहीं होते। मैं रिकंसिलिएशन भी छोड़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ ट्रूथ ही अवाम के सामने रख दें। नदीम साहब, ज़रा पाकिस्तान के जो बच्चे किताब पढ़ते हैं पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में, ज़रा वो 3-4 क्लासों की किताबें मंगा कर देख लें। अगर आप नहीं देखिए ज़रूर देखें।
फिर मैं कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा वही पढ़ कर नहीं, वो सिलेबस बदल गए। अच्छा, पुराने जमाने की बात थी अब और हो गई। नहीं, अब तो बिल्कुल, अब तो देखे ना, जब आपके ज़माने में ये तारीख नहीं थी ना, जो पिछले 35-40 साल की तारीख है, आधी पाकिस्तान की तारीख है। बिल्कुल सही। अब आप अपनी उम्र बताएंगे नहीं, लेकिन करीब अभी भी हम बच्चों को वही पढ़ाते हैं चीजें जो हमने उस जमाने में पढ़ी। नहीं, उसके बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कौन गया था, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। आप कभी 85 के बाद की तारीख लिखी वो जरूर पढ़े। बिल्कुल ठीक। आप हैरान हो जाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं आप बताते, कोई मिसाल दें मुझे जी। क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने एक किताब देखी, उसमें नवाज शरीफ साहब का जिक्र 1.5 सेंटेंस में था। क्या लिखा हुआ था? लिखा तो ये आदमी वज़ीर आज़म रहा है। अरे मैं कहीं मोदी का यार ना लिख गया, क्योंकि वो जब मैं ये कह रहा हूँ ना, जब हुकूमत गिरानी होती है ना, उस वक्त देखते हैं मोदी का यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपनी तारीख को भी मसख कर दिया है। कम से कम बच्चों को पढ़ाई दे कि मुल्क में हुआ क्या है। जो हम देखे ना, हमने तो खुद आंखों से देखा है, तो हमें इल्म है। अब जो आदमी 1990 में पैदा हुआ है, उसने तो ये सब कुछ उसको याद भी नहीं है ना। जब वो बालिग हुआ तो उसको ये सब मामला गुजर चुका था। पूरा सच ये है कि वो फौजियों को आने का रास्ता, किसी फौजी आमिर को आने का रास्ता आपके सियासतदान दिखाते हैं। रात को जाके गोडों को हाथ लगा के ना उनको कहते हैं कि वो हमारी खिदमत हासिल करें तो हम आपके लिए खिदमत देंगे। गाड़ियों के डिग्गी में चुके जाते हैं। बड़ी बात, बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी कि कौन किसको रास्ता दिखाता है, फिर जज क्या करते हैं, फिर पार्लियामान क्या करती है। एक आपके लीडिंग पॉलिटिशियन की स्टोरी है कि उसने जाके हाथ लगा के आर्मी चीफ को तो बोला था कि इसकी हुकूमत गिरा दो और हमें आने के लिए रास्ता दो। मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि उसमें प्राइवेसी आ जाती है कि उस इन्फॉर्मेशन की मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना कुछ करेक्टर्स को। एक्चुअल मीटिंग की ये कहानी है कि घुटनों को हाथ लगा के बोला आर्मी चीफ को। तो फिर जहाँ पर हम खड़े हैं सही खड़े हैं, इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं, हम सब डिजर्व करते हैं। हमारे लीडर यही हैं, इसलिए हम डिजर्व करते हैं। मैं अब नाम लूँ साहब का तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं बहरहाल ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन को भी नाम लेना, उसको होल्ड बैक करना। मैं ये कहता हूँ कि हमें अब अपने इक़्तिदार की जंग से, कुर्सियों की लालच से ज़रा पीछे हटना पड़ेगा और मुल्क के मामलात को देखना पड़ेगा। कौन देखेगा? नवाज शरीफ? ये मैंने ये 4-6 लोग जो आपको बताएं। नवाज शरीफ बदलेगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं बदलने की बात नहीं है, जो कुछ उन्होंने किया तारीख का हिस्सा है। देखिए, अंदर से आपको जिसने भी जो किया है, जमहूरी सोच को पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपकी जब तक अपने अंदर जमहूरियत नहीं ना आती, आपकी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। आप विरासती निज़ाम पे सियासी जमातें चलाते हैं। आप एक लेटर के ऊपर, वो विल के ऊपर पार्टी एक पे कायद बने। आपकी जमात में विरासत पे ट्रांसफर हो रही है। नाकामी रही है ना, अभी भी है, ये नाकामी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इन सब चीज़ों से सबक हासिल करना पड़ेगा। अपनी जमातें भी दुरुस्त करें, जो भी करें, लेकिन आज जो ज़रूरत है ना कि ये जो 4-6 लोग हैं, मुल्क के आज के हालात देखें, आगे के रास्ते का तयन कर दें। आप फिर इसका मतलब यह है कि 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ आते हैं, अगर बिग एफ है कभी आते हैं, तो आप फिर वो 3000 बंदे लेकर, 50 बसों का काफिला लेकर? नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैं उस बात का कायल नहीं हूँ, इसलिए आप नहीं जा रहे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, हमारी जिम्मेदारी थी कि उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। जब हम अपोजिशन में थे। आप बसों का काफिला लेकर लाहौर नहीं जा रहे? नहीं, बसों के काफिले का मैं कभी कायल नहीं रहा। कैसे आप बताता हूँ, मैं खुद भी नहीं जा रहे। मैं इसका कायल नहीं हूँ। दावत नहीं दी गई? मैं नहीं, दावत की बात नहीं होती। मैं अगर मुझसे आप पूछते हैं ना, तो आज ज़रूरत इस बात की है। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहाँ पे? लाहौर? नहीं, मैं ये हल्के के लोग ही फैसला करते हैं कि जाना या नहीं जाना। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं जहाँ जाने का कायल नहीं हूँ, वहाँ जाना मैं कोशिश नहीं करूँगा। आप कायल नहीं है वहाँ जाने? मैं कायल इसलिए नहीं हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी नहीं की। अब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनकी क्या हैसियत होगी, कानूनी हैसियत क्या होगी? एज ए प्रिजनर? ये पहले तो जेल में जाएगी जी। तो ये अगर क्या कहते हैं? अगर वो नहीं, मुझे लोग मुख्तलिफ बात बताते हैं। कुछ वकील कहते हैं जी वो बेल फॉर अरेस्ट हो जाती है। मैंने उनसे पूछा, अभी तक तारीख में कोई मिसाल नहीं जी। मैंने पूछा कि चूंकि वो कन्विक्टेड हैं, उनकी बेल होगी वो जो हाई कोर्ट देगा, जिसके पास अपीलें लगी हैं। अगर उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया हाई कोर्ट ने, तो उनको हाई कोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा जी। तो ये उसकी कानूनी हैसियत है। उनकी सियासी जमात गलत खेल खेल रही है जिसका उन्हें नुकसान होगा। जी बिल्कुल, यही बात जो आप कह रहे हैं, मैं भी यही बात करता हूँ। आपने नवाज शरीफ को बात बताई है कि आपकी सियासी जमात गलत लाइनों पे खेल रही है? वो आप छोड़ दें, मैं आप मुझे नहीं बताएंगे, बाद में प्रोग्राम के पूछ लूंगा, ऑन एयर नहीं बताएंगे प्रोग्राम। लेकिन वो कन्विक्टेड है, ही इज गोइंग टू रिटर्न एज ए प्रिजनर, ही हैज टू गो टू जेल। हमारी जमात की जिम्मेदारी थी, आज की नहीं, जब हम अपोजिशन में थे, फिर हम हुकूमत में थे, कि इस बात की दुरुस्तगी की कोशिश करते कि ये मामला कैसे ठीक होगा। क्योंकि बहुत बड़ी, अब ये तीनों केस जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, जो नाअहली है, और जो 2 नैब के
जो केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन है, आप किसी दुनिया के वकील को दिखा दें, जज को दिखा दें, वो कहेगा ये बिल्कुल फ्रिवलस बातें हैं, वो दुरुस्त के वो उनकी सजा बिल्कुल सही गलत नहीं है, लेकिन सजा हुई है। जी मैं ये कह रहा हूँ। तो अभी उसके लिए अनडू करने के लिए तो अभी उन्हें जाना पड़ेगा अंदर, जरूरी है। और जो बात अभी काजी फैजी साहब कर रहे थे, तो यहाँ से इब्तदा कर लें, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, बजाय 50 साल पुराने केस खोलने के। देखें आज जो केस मामले मौजूद को है, सिंपल कर ले। नवाज शरीफ की जो केस जिसमें सज़ा दी गई है वो सियासी बुनियादों पे सज़ा दी गई थी, दुरुस्त नहीं था। जिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, उसने गलत बुनियादों पे नाअहल करार दिया था, उसको भी अंडू करना चाहिए। इस वक्त सज़ा है, और किसी कन्विक्टेड के लिए प्री रेस्ट बेल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मिसाल नहीं ये है। बात है। तो आप ये बात दुरुस्त है ना? मेरी यही राय है, मेरी राय। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो मतलब उनकी पार्टी उनको गुमराह कर रही है। उनका तरीकाकार तो यह है कि अगर पहले गलत काम हुआ हुआ है तो अब सीधे रास्ते से उसकी इस्लाह की कोशिश करें, जेल में जाएं, सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दें, हाई कोर्ट को दरखास्त दें, अपील लगेगी, वहाँ से जमानतें लें, बाहर आए। क्योंकि अगर मियाँ नवाज शरीफ डिफाई करेंगे कानून को, तो फिर कौन कानून को मानेगा? अगर उनको डिफाइंस का हक है तो फिर सबको। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये एक बड़ा अजीब सा प्रेसिडेंट बन जाएगा। और ये हमारी उनकी जमात की जिम्मेदारी थी कि इस मामले को तय करते, जो हमने नहीं किया। किसने मैसअप किसने किया? देखिए मैं किसी शख्स की बात नहीं, हम सब की जिम्मेदारी थी कि इस मामले को ज़रा ज़्यादा संजीदगी से देखते, हमने नहीं देखा। किसने गैर संजीदगी से? आपकी जमात के सदर ने संजीदगी से लिया इसको? देखिए वो सदर है, जो वो खुद इस बात का जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मसला तो हल नहीं हुआ ना, मसला हल नहीं हुआ। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो भी कायम है, और जो कन्विक्शन थी वो भी कायम है। देखिए, आपको इस इशू को ईगो का मसला बनाने की बजाय सीधे आके आप अदालत के रहम करम पे खुद को छोड़ें। केस हफ्ते में आपकी जमानत हो जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपील दायर करें। जी, कानून का रास्ता ये, कानून का रास्ता तो यही है। कानून का रास्ता ये, जितनी भी नाइंसाफी हुई हो, अगर आप कानून के रास्ते पर नहीं चलेंगे, उससे मजीद पेचीदगियाँ आएंगी, हल नहीं निकलेगा। शाहिद खान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी और उनके लिए कानूनी मसाइल। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। राना साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। नवाज़ शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर, क्या ये हतमी प्रोग्राम है या अभी इसके ऊपर सोचो विचार है कि दिन 2-4 आगे पीछे कर लें या ना करें? राना साहब को आवाज़ में दुश्वारी पेश आ रही है। उतनी देर जितनी देर हम राना साहब से दोबारा रब्ता कायम करते हैं, मैं आपको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज का जो स्टेटमेंट है उनका, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी आमरों के दौर के अंदर पार्लिमान किस तरीके से मोहर लगाती रही, उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वो सुनाना चाहूँगा। दिखाएगा जी। ये जो रैशनल जो है, हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out of the window. We should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राना साहब को अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब अभी जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ थे, एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट दे के गए हैं। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ तो उनके लीडर थे, लेकिन ना शहबाज शरीफ उनके लीडर है, ना मरियम उनकी लीडर है, और इंतखाबात में मौजूदा सूरत हाल के अंदर हिस्सा लेने का उनका इरादा नहीं है, और 21 अक्टूबर को वो उनको वेलकम करने भी नहीं जाएंगे। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आ रहे हैं, जहाँ राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। अब आवाज़ आपकी क्लियर है। बहुत शुक्रिया। राना साहब, अभी शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ थे। शाहिद खान अब्बासी साहब का ख्याल ये है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि 40-45 साल पाकिस्तानी सियासत में उन्होंने गुजारे हैं, और नवाज़ शरीफ को, आर्मी चीफ़ को
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आसिफ जरदारी को और इमरान खान को, इन 5 लोगों को बैठ के पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने का फ़ैसला करना चाहिए। आपका इसके ऊपर रद्दमल क्या है? ये 5 लोगों को वो कह रहे हैं कि ये इस मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है और इससे कोई इनकार की गुंजाइश नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान और एक बड़ी पार्टी के जो है वो लीडर हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ज़िम्मेदारी जो है सबसे बढ़ के उनके ऊपर है और उस ज़िम्मेदारी को ही पूरा करने के लिए वो 21 अक्टूबर को वापस जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बाकी जो 4 लोग के और उन्होंने नाम दिए हैं, तो उनमें से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ दुरुस्त है, उनकी जो पोजीशन है और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का साथ होना इन हालात को बेहतर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। बाकी नामों के ऊपर मुझे एक नाम के ऊपर जो उन्होंने बात की है कि इमरान खान साहब को भी साथ बैठाया जाए। इमरान खान साहब को साथ बैठाने की जो है वो कोशिश 5 साल होती रही है। जब वो वज़ीर आज़म थे, उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी जो है उनकी मिन्नत समाजत तक होती रही है। जब पुलवामा का वाक़या, उस वक्त भी उनकी मिन्नत समाजत होती रही कि जी आए, आके बैठें, लेकिन उनका तो एक अजीब रवैया था कि जी मैंने तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, मैं तो इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो इनको देखने को तैयार नहीं हूँ। और उनमें शाद खान अब्बासी साहब जो थे वो शामिल थे। तो उसके साथ किस तरह से बैठा जाए, उसे किस तरह से बैठाया जाए, और इस वक्त की जो सूरत हाल है जिसमें वो जो चार्ज फेस कर रहे हैं उनको किस तरह से अलहदा करके उनको बैठाया जाए, इसके ऊपर मेरी रिजर्वेशंस हैं। देखिए, जो चार्ज नवाज शरीफ के ऊपर था उस वक्त, नवाज शरीफ को तो करप्शन में आपने सज़ा भी दिलवा दी थी, नाहल भी करार दे दिया था। सबको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। आपको 25 किलो हीरोइन में उन्होंने डाल दिया था, सबको पता था कि वो गलत केस है। तो इसके बावजूद अगर उस वक्त कोशिश होती थी इकट्ठे बैठे जाएँ, तो अभी भी कोशिश करनी चाहिए। सियासत यही है। नहीं, उस वक्त कभी ये कोशिश नहीं हुई थी इमरान खान की तरफ से या उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, नवाज उस वक्त शरीफ की मेड, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इमरान से। खान मेड ए मिस्टेक। ये उसका पॉलिटिकल ब्लंडर था जो वो कर रहा था कि इसको जेल में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा। अब वो खुद जेल में है, तो क्या आप उन गलतियों को दोहराना चाहेंगे या उनको सुधारना चाहेंगे? नहीं, हम उन गलतियों को दोहराना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन उन गलतियों के ऊपर किसी को प्रीमियम भी नहीं देना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक आदमी गलत करे और अपनी जब गलती के दाम में जो है वो प्रोसिक्यूशन फेस करने लगे, तो उसके बाद जो है वो फिर माफ़ी तलाफ़ी जो है वो शुरू हो जाए। फिर मुकाफ़ात अमल किस चीज़ का नाम है? शाहिद खाकान अब्बासी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ को वेलकम करने लाहौर भी नहीं आ रहे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी जमात से, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है। नहीं, उन्हें आना चाहिए। मेरे तो इल्म में नहीं ये बात। हमने हर डिवीज़न में एक सीनियर अपने साथी को, अपने लीडर को जो है वो ज़िम्मेदारी ये सौंपी है कि इस किस्म के अगर उस डिवीज़न में कोई थोड़ी बहुत कोई रंजिश हो या कोई मामलात हमारे पार्टी के लोगों के माबैन हो, तो उन चीज़ों को जो है वो दुरुस्त करे या उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करे। रावलपिंडी डिवीज़न में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक सीनियर हमारे साथी हैं, शाद खान अब्बासी साहब के भी बड़े करीब हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो लगाई गई है। तो जो उनका ये कहना है कि जी मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मुझे किसी ने कहा नहीं है, तो मैं आज ही इस बात को चेक करूँगा। अगर ऐसा है तो मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से कहूँगा, बल्कि मैं ख़ुद भी उनके साथ, हम दोनों मिल के जाने को तैयार हैं। और आपको मनाना पड़ेगा अगर वो मान गए, अदरवाइज़ उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ तो उनके लीडर थे, ना शहबाज शरीफ उनके लीडर हैं, ना मरियम नवाज़ उनके लीडर है। नहीं, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लीडर एक ही होता है, लीडरशिप में शिरक नहीं होता। तो वो मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ का भी वही लीडर है, मरियम नवाज़ का भी वही लीडर है, मेरा भी वही है, और शाद खान अब्बासी साहब का भी मियाँ नवाज शरीफ ही लेकिन लीडर है। पार्टी की कमान जो है वो, पार्टी की कमान इफेक्टिवली अब मरियम नवाज़ के हाथ में है। तो राना सनाउल्लाह की लीडर मरियम नवाज़ हैं या नहीं है? देखिए, मैं मरियम नवाज़ को पार्टी की एक सीनियर
जो है वो मेंबर भी और एक लीडर भी इसलिए मानता हूँ कि मरीम नवाज़ ने जब उसके ऊपर ज़िम्मेदारी दी है पार्टी ने या पार्टी के कायद ने, तो उसने ज़िम्मेदारी निभा के दिखाई है। उसने जो है वो उस वक्त जब कोई यानी बाहर निकलने को तैयार नहीं था, उसने पार्टी को लीड किया। उस वक्त हम सब लोग जेलों में थे, उसने हमारा मुकदमा लड़ा, वो हमारे घरों तक पहुंची, हमारी फैमिलीज़ को जाके जो है वो उन्होंने जो है वो हौसला दिया। शाद खाकान अब्बासी साहब के वो घर गई, मेरे वो घर गई, और उस वक्त उसने पार्टी को जो है वो लीड किया और पार्टी को उस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उन सब में कामयाबी दिलवाई। उसने पार्टी के वर्कर्स को मोटिवेट किया। तो अब अगर पार्टी में एक लीडर ऐसा है कि जो पार्टी को उठा सकता है, पार्टी को तक़वियत दे सकता है, पार्टी वर्कर्स को जो है वो मुतहर्रिक कर सकता है, तो उससे पार्टी को इस्तेफादा करना चाहिए। और पार्टी ने राइटली सो इस्तेफादा किया है और उन्हें आप फिर चीफ मरियम को अपनी ऑर्गेनाइजर। लीडर मान रहे हैं? आप मरियम को अपनी बिल्कुल, लीडर क्यों मान रहे नहीं? हैं? नहीं तो मरियम भी शाद खाकान अब्बासी को अपना लीडर मान रही है, मुझे भी और बाकी सीनियर लोगों को भी लीडर मान रही है। लेकिन जहाँ तक पार्टी लीडर का तल्लक है तो पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ ही है। जब तक कि वो पार्टी जो है वो कोई फैसला ना करे मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर या उनकी मंशा के मुताबिक कि पार्टी में कौन सा ओहदा, कौन सी पोजीशन किसको देनी है, तो पार्टी लीडर जो है वो मियां नवाज शरीफ है और पार्टी लीडर ने ही फैसला किया अच्छा, एक शाहिद साहब उनकी का, यानी जो है शाहिद साहब वो की एक बड़ी कारकर्दगी को देखते इंपॉर्टेंट, हुए कि उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी देखते हुए तो उन्हें सदारत से हटा देना चाहिए था, वो क्यों नहीं हटाया उन्हें? बहरहाल ये आपकी राय है, हमारी राय तो ये है कि कमाल है, मियां शहबाज शरीफ कमाल है को सर। जो आप उन्होंने कोलिशन पंजाब में कॉर्नर मीटिंग में 10 बंदे नहीं आप इकट्ठे कर पाए शहबाज शरीफ की 1.5 साल की वज़ारत उज़्मा के बाद, अभी आप कहते हैं मेरी राय है। आप लाहौर शहर के नहीं, अंदर कहाँ इतनी 10 बुरी बंदे? सूरत हाल का आपको सामने आई? आपने रात जो जलसा हुआ है लाहौर में वो आपने देखा नहीं है? बस दुआ मांगे कि ये जल्द से आपके 4-6 हो जाएं, जिस सूरत हाल से आप जा रहे हैं। नहीं सब जलसे हम नहीं जर्नलिस्ट हैं, नहीं, वी अंडरस्टैंड वेरी 4-6 वेल। जलसों के पीछे हम नहीं जा रहे। हम ये 4-6 जलसों के पीछे बिल्कुल नहीं जा रहे। हम एक ही जलसे की तैयारी कर रहे हैं और वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान होगा। और मेरी बात नोट कर लें अपना मलिक साहब कि ये जलसा जो है वो लाहौर और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा। बस अल्लाह रहम करे सर आपकी सियासत के ऊपर। मुझे लगता नहीं है कि आपकी सूरत हाल अच्छी है। एक 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 जो इशू सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान ने और कुछ किया या नहीं किया, वो एक पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है। आप लोगों की जो लीडरशिप है उनके ख़िलाफ़ बहुत तगड़ी हवा वो बना के गया, और वो तगड़ी हवा आप आसानी से हटा नहीं सकते। आपके पास कोई सियासी बयानिया नहीं है लोगों को देने के लिए। एक बयानिया दिया था जनरल बाजवा वाला, 24 घंटे भी उस पर खड़े रह सके, तो आप क्या करेंगे? लोगों को क्या बोलेंगे जाके? मलिक साहब, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये आपकी राय जो है ये इंशाअल्लाह ताला 22-23 अक्टूबर को जब आप प्रोग्राम करेंगे ये बदल चुकी होगी। और आपको ये जो महसूस हो रहा है ये इस तरह से एक फ़ज़ा बनाई गई है जो कि फ़र्ज़ी और जाली है, और उसके असर में कुछ लोग, जिस तरह से आप के ऊपर भी असर हुआ लगता है मुझे, तो कुछ लोग उसके असर में आ गए हैं। तो इसी असर को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को हमने जो है वो मीनार पाकिस्तान पे ये प्रोग्राम रखा है। और इसकी कामयाबी के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी भी और दूसरे बहुत सारे लोगों की राय जो है वो चेंज हो जाएगी। राना साहब, एक अभी शाहिद खाकान साहब ने राय दी और मैं उनसे 100% मुतफिक हूँ। आपका 100% इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं आपसे उसका जवाब चाहूँगा। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी एक कैदी की हैसियत से है, उन्हें जेल जाना चाहिए और वहाँ से ज़मानत मिलनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ केसेस सारे सियासी बुनियादों पे थे, वहाँ मैं इतफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन एक फ़ैसला है, एक कैद है, वहाँ से इलाज की गर्ज से गए थे। कोई पाकिस्तान की तारीख़ में 75 सालों में एक मिसाल भी नहीं है कि किसी कन्विक्टेड को प्री अरेस्ट बेल मिली हो। आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं? नहीं, मुझे आप ये बताएं कि अगर एक ऐसा आदमी, भले आप उसको जो है वो कैदी कह लें, जो भी कह लें, वो बैरून मुल्क गया है इलाज की गर्ज से, अदालत की इजाज़त से, हुकूमत की इजाज़त से, वो कुछ दीवार फलांग के गया है, वो जेल तोड़ के गया है, वो
और वहाँ से वो वापस आ रहा है, उसका मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो इस बात की गवाही देगा कि जिस मकसद के लिए गया उस मकसद को उसने जहाँ पे जो है उसने पूरी तरह से जो है वो सर्व किया है, पूरा किया है। अब अगर अदालत उसे जो है वो प्रोटेक्टिव बेल देती है तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर किसी को क्यों कर एतराज़ होना चाहिए। वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और प्रोटेक्टिव बेल के नतीजे में जो उन्हें डेट मिलेगी, अगर उससे वो 1 या 2 दिन पहले आ जाते हैं और हम उनका जो है वो रिसेप्शन करते हैं, तो उसके बाद जो डेट होगी उस डेट को वो अदालत में जाएंगे, अदालत में पेश होंगे। अदालत अगर समझती है कि जी प्री अरेस्ट बेल हमने इसको नहीं देनी, इसने सरेंडर किया है हमारे सामने, तो हमने जेल भेजना तो भेज दे जेल, ठीक है, पोस्ट अरेस्ट बेल हो पाकिस्तान जाएगी। की तारीख और अगर में अदालत ये 1947 कि से ये आज प्री तक अरेस्ट कोई बेल उनका मिसाल हक मौजूद बनता है उसे जो उन्हें आप दे देती है, सकें? तो फिर किसी को एतराज़ नहीं कोई करना ऐसी चाहिए। हिफाजती ज़मानत की कोई मिसाल मौजूद है आपके सामने कि कन्विक्टेड को पाकिस्तान वापसी के ऊपर हिफाजती ज़मानत मिली हो? वो कन्विक्टेड है, इल्ज़ाम नहीं है। किसी और केस में अभी तक ये नहीं है कि सज़ा नहीं हुई, उन्हें सज़ा हो चुकी है, जेल से गए थे। इससे बड़ी मिसाल मौजूद है, इससे बड़ी मिसाल मौजूद है, और वो मिसाल ये है कि आपके इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वो त्यारा हाई जैकिंग केस में 1 मरतबा नहीं 9 साल बाद 2 केस सुना गया मरतबा था। उम्र कैद की सज़ा हुई थी। सुन, 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, और उसके बाद उनको फिर ज़बरदस्ती जो है वो जहाज़ में बैठा के जो है वो सऊदी अरब भेज दिया गया था। वहाँ से जब वो वापस आए थे, उन्होंने अपील की थी, उनकी अपील की समाअत हुई, उस अपील में वो बरी हुए। आप मालूम कर लें, मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि वो उनको प्री अरेस्ट बेल दी गई थी। प्री अरेस्ट बेल के दौरान ही उनकी उनका केस जो है वो सुना गया था और उनको बरियत दी गई थी। वो ना अरेस्ट हुए थे ना जेल गए थे। राना साहब, वो भी एक गैर मामूली हालात थे कि 9 साल बाद उनकी अपील सुनी गई थी, लेकिन उस वक्त वो जेल से किसी इलाज की गर्ज से या किसी और वजह से पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे। इस वक्त वो सज़ा याफ्ता हैं, जेल से इलाज की गर्ज से गए थे, और ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मैंने सारे वकीलों से चेक किया कि कोई एक मिसाल बताएं ताकि हम बता सकें कि नवाज़ शरीफ का केस उससे मिलाया जा सकता है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल जो आप बता सकें कि ये नज़ीर मौजूद है। नहीं तो फिर तो बिल्कुल काम आसान हो गया कि अगर ऐसा केस कोई आज तक पेश हुआ ही नहीं, तो ये केस जो है इसमें जो अदालत फैसला करेगी वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। या तो अब ये हो ना कि जी इससे पहले 10 मरतबा 20 मरतबा लोग आए और उनको जो है वो प्री या प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली, किसी को आज तक तो मिली अब इनको कैसे नहीं मिली मिलेगी? किसी को आज तक। नहीं, अगर मिलेगी तो नई कोई मिसाल ऐसा बन केस ही जाएगी। मौजूद आज नहीं। तक कभी नहीं मिली नहीं, किसी को। कोई ऐसा केस ही मौजूद किसी नहीं। आप कन्विक्टेड कह रहे हैं कि को कोई ऐसा किसी केस मौजूद कन्विक्टेड नहीं है। को सर केस तो होगा, किसी को आज तक मिली नहीं है जमानत। किसी को 4 साल के लिए लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिली। सुन लें, मामला ये है कि ये 4 साल जाने की इजाज़त जो है वो हमने खुद हासिल कर ली है। ये उस वक्त ही हुकूमत ने दी है, अदालत अपना जो है वो अदालत से हुई है। तो फिर मामला ये है कि ये अगर तो राना साहब अगर पहला केस है तो अदालत में पेश होगा। हम इसमें प्रोटेक्टिव बेल चाहते हैं, हम अदालत में सरेंडर अपने आप को करना चाहते हैं। जब सरेंडर करेंगे तो उसके बाद अदालत जो है वो प्री अरेस्ट में हमारा केस सुन ले या पोस्ट अरेस्ट में सुन ले, इसका तो कोई झगड़ा ही नहीं है। हिफाजती ज़मानत अगर अदालत नहीं देती तो फिर क्या करेंगे? फिर अस्पताल मियाँ साहब को दाखिल करवाएंगे, क्योंकि उनकी सेहत का तो इशू है, तो आपको अस्पताल जाया जा सकता है, वो रास्ता मौजूद है। जी नहीं, अदालत जिस तरह से कहेगी, अदालत अगर उनकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो नहीं लेती और उसके बाद उनको जेल भेजना चाहती है, तो उसमें अदालत जो है वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसला करे, उनको हॉस्पिटल भेजे या उनकी सेहत के पेश नज़र जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले, अब लिए जा रहे हैं ना। इमरान खान साहब को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से सहूलतें फ़राहम करवाई गई हैं, करवाई जा रही हैं, तो वो भी तो इस मुल्क का 3 दफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। तो उनका बहरहाल उनकी हैसियत, पोजीशन, सेहत का ख्याल जो तो है वो रखा जाएगा। अब देखें ना, अगर वो नहीं आ रहे थे तो फिर भी कोई राज़ी नहीं था। अगर आप वो खुद को आके अदालत में पेश करना चाहते हैं तो फिर भी उसमें जो है वो नक्श निकाले जा रहे हैं।
लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, क्या पार्टी की तरजीह ये होगी कि नवाज शरीफ को किसी अस्पताल में रखा जाए, उनको सब जेल का स्टेटस दे दिया जाए, अस्पताल को अस्पताल रखा जाए, या कोट लखपत भेजा जाए? क्योंकि यहाँ उनकी सेहत का मामला जेन्युइनली एग्जिस्ट भी करता है। तो आपकी तरजीह क्या है, अस्पताल को सब जेल करा दिया जाए? देखें, एक कानून के तालब इल्म के तौर पे, या जितनी को थोड़ी बहुत मेरी सूझबूझ है, ये एक फ़िट केस है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब अपने वकील के थ्रू अदालत से रजू करेंगे कि जी मैं इन हालात में मुल्क से बाहर गया था, मैं वापस आके सरेंडर करना चाहता हूँ और अपनी लीगल प्रोसीजर जो है वो फेस करनी चाहता हूँ, तो इसमें अदालत उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे। वो प्रोटेक्टिव बेल लेके अदालत के सामने पेश हों, अदालत उनकी जो है वो बेल, उनका मुचलका हाज़िरी इंश्योर करने के लिए मंजूर करे, और उसके बाद उनकी अपील की समाअत हो। अपील का जो रिज़ल्ट हो, बरी हों तो वो बरी हो के अपनी सियासत करें। अगर अदालत समझती है कि उनकी अपील में दमखम नहीं है, तो अदालत जो फैसला करे वो हमें जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। राना सनाउल्लाह खान, पाकिस्तान के दाखिला, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।